अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इन द प्रीवियस लेक्चर्स 11 एंड से लेके 13 तक हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल को स्टडी किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स भी लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, इन दिस वीडियो lecture number 14 we are going to learn about different mechanism of transport। सेल जो है वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपनी इन्वायरमेंट से या साइटोप्लाज्म से डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों हम लर्न कर चुके हैं, जिसमें डिफ्यूजन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है और ऑस्मोसिस आता है। अब हम लर्न करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बल्क ट्रांसपोर्ट वो भी आपको मैं समझाऊंगी। तो चलो बच्चों, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स पे जाने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अच्छा समझना चाहते हो तो पहले हम छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि बच्चों, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये वो मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल को कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, नो एनर्जी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे मतलब बाइलेयर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर बनी है, यहाँ से इजीली मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और उनको कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। लेकिन बच्चों, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये होता है एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। इसमें सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ lower concentration to a region of higher concentration, that is against the concentration gradient यूजिंग सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें होती हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स एटीपी यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो से हाई की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, आप अगर इस डायग्राम में देखो, ये रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शो किए गए हैं, ये देखो, ये बाहर आउटसाइड द सेल है और ये लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है, तो ये इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है, लेकिन क्योंकि सेल को ये रिक्वायर है अपने यूज के लिए, तो सेल जो है वो इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, कि मतलब लो से हाई में लेकर आएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, यूज करेगा एनर्जी को, क्योंकि ये अगेंस्ट द नेचर है ना। जब हमने बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो ये नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं, इसीलिए सेल उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या यूज करता है, एनर्जी। ठीक है, और बच्चों, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, लार्ज और पोलर। ये कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर है, इस तीनों पॉइंट्स को याद रखना। ऑल चार्ज मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो आइंस हैं, और जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ठीक है, ये सब किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनका डिफ्यूजन से ये नहीं जा सकते सेल के अंदर, इनके लिए सेल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड बाइलेयर डायरेक्टली। ठीक है, एंड दे आर नीडेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट है बच्चों, मैं यहाँ ऐड करना भूल गई, जो फोर्थ पॉइंट है कि दे यूज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस नहीं करते, तो ये आप पर्पल कलर की देख रहे हो बच्चों, इनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, कुछ चैनल्स यूज होते हैं, कोई पंप्स यूज करता है। ये भी लेटर वीडियोस में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो कितनी टाइप के होते हैं, किसके थ्रू पैसिव डिफ्यूजन होती है, किसके थ्रू एक्टिव होती है, चैनल क्या होता है, पंप्स क्या होता है, ये हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें चार चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, लार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, पैसिवली डिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि वो साथ साथ क्या यूज करते हैं, एटीपी। और फोर्थ क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये पर्पल कलर की जो बनी है, इनको इनके ये इनकी हेल्प से सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं। तो आई होप कि आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये चार पॉइंट्स आप हमेशा रिमेंबर कर रखोगे तो आपको कभी भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करें तो बच्चों, दे आर क्लासिफाइड बाय वेदर दे यूज एटीपी डायरेक्टली एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी, प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम टाइप्स बनाते हैं या हम कह लो कि हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। क्या होता है,
कोई रीजन होता है, कोई बेसिस होती है जिसकी वजह से हम वो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और बल्क ट्रांसपोर्ट, ये है किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ आइदर दे यूज एटीपी डायरेक्टली, मतलब कि क्या वो एटीपी को डायरेक्ट यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट में या नहीं, और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कि बहुत लार्ज है या बहुत ज्यादा लार्ज है कि उनको वेसिकल्स रिक्वायर है। तो हम देखते हैं कि बच्चों जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज एटीपी डायरेक्टली, वो डायरेक्ट एटीपी को यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं होती, बल्कि दे यूजेस एन एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक अपनी ट्रांसपोर्ट के बाद एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है, और उसकी वजह से फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसकी एनर्जी को यूज करके। ठीक है, और जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, it is the movement of very large molecules such as proteins and carbohydrates across a membrane using vesicles. इसके अंदर vesicles यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना सेकेंडरी, इसके अंदर क्या यूज होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू ये तीनों दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स। लेकिन जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या यूज होते हैं? वेसिकल्स। ये भी मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो बच्चों आगे थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और यहाँ डायग्राम में देखो लो बच्चों कि लो कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है यूजिंग एटीपी। तो इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका सेकंड नेम क्या है? एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कुछ लोग एटीपी डिपेंडेंट कहते हैं, कुछ एटीपी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरा नाम भी लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा बच्चों, इसकी मोस्ट आप कह लो फेमस एग्जांपल जब भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो है सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने आपको बताया था ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि हम आइंस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो ये सोडियम पोटेशियम को जो है ना वो सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो है वो मूव करवाता है ये पंप। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, यहाँ चलो डायग्राम की तरफ देखो। अच्छा अब बच्चों ये देखो, ये इनसाइड ऑफ द सेल दिखाया हुआ है, ये आपको ऑरेंज कलर के ना पोटेशियम के आयंस दिखाए हुए हैं और ग्रीन कलर के सोडियम आयंस दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों ये पंप क्या करता है कि फॉर एवरी 3 सोडियम आयंस ही ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, ये 3 सोडियम आयंस जो ये आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करता है, इसी के एक्सचेंज में 2 पोटेशियम आयंस जो है वो इनसाइड आते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये अंदर की इसकी इनसाइड द सेल बहुत हाई कंसेंट्रेशन है। तो क्या हो गया, ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। सोडियम अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, आउटसाइड द सेल मोर सोडियम इज प्रेजेंट, तो ये अपने अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम की कंसेंट्रेशन हाई है तो एटीपी यूज हुई, सारे सोडियम बाहर चले गए और सारे जो पोटेशियम थे वो अंदर आ गए। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि दैट डिफरेंस हाई आउटसाइड एंड लो इनसाइड इज व्हाट वी कॉल्ड सोडियम ग्रेडियंट। अब ये सोडियम का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो गया ना। देखो सोडियम बाहर कितने ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, और अंदर कितने हैं? 2 है। तो बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन क्या है? हाई, और अंदर क्या है? लो। तो ये क्या हो गया बच्चों? इसको हम बोलते हैं कि ये एक सोडियम ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत एक फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो बच्चों अब हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी था उसमें तो एटीपी यूज हो रही थी। अब हमने ये बात की थी कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एक स्मार्ट यूजर है दैट यूजेस एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो क्या है? सोडियम ग्रेडियंट। अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया वीडियो में कि ये जो देखो बच्चों, ये सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है वो बाहर कितनी ज्यादा है, ये देख रहे हो ना आप इस डायग्राम में। देखो ये ग्रीन कलर के ये सोडियम एक्सप्लेन किया, देखो बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन कितनी ज्यादा है। इनसाइड द सेल अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखो, इनसाइड द सेल तो 3 सोडियम आइंस हैं, बाहर आपको 10 सोडियम आइंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सोडियम ग्रेडियंट है। ठीक है, मतलब एक उसकी कंसेंट्रेशन में डिफरेंस है, बाहर से सोडियम ज्यादा है, इनसाइड कम है, तो इसे हम सोडियम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हुआ था? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। ठीक है, तो बच्चों सेल क्या करता है? वो कहता है कि ये जो सोडियम ग्रेडियंट है ना, इसके पास कुछ स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, क्या है? स्टोर्ड
एनर्जी है और ये किस तरह से एक्ट करता है, लाइक अ बैटरी फॉर सेल। जैसे हम डायरेक्ट स्विच लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और हम उससे अपने अप्लायंसेस चलाते हैं, इसी तरह जो सेल होता है, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेल लगा दें या बैटरी लगा दें तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई भी होती है ना, तो उसे हम यूज करते हैं। इसी तरह सेल के पास भी ये जो ग्रेडियंट होता है, इसके पास क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है और ये बैटरी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो सेल क्या कहता है कि सिंस I have already spent energy to build this sodium gradient. Why not use it to do other work? तो वो कहता है कि ये जो सोडियम आइंस है, मैंने जो इस ग्रेडियंट के अंदर एनर्जी स्पेंड की है एटीपी की शक्ल में, तो मैं इसको यूज करूं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्या करता है सेल, सेल जब 3 सोडियम आइंस अंदर, अब सोडियम आइंस देखो बाहर की तरफ हाई हो गए, अंदर की तरफ क्या हो गए, लो हो गए। तो अब सोडियम आइंस क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएंगे, ठीक है, आएंगे ना, क्योंकि बाहर हाई हो गए अंदर लो हो गए, तो अब उन्होंने अपनी नेचर को तो फॉलो करना है। तो 3 सोडियम आइंस, अब ये देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सोडियम है अब वो हाई से लो की तरफ आएंगे, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि हाई से लो हमेशा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। और जब ये मूव करेंगे तो साथ ही साथ इसकी अंदर जो एनर्जी थी, स्टोर्ड एनर्जी थी, उसी को यूज करके सेल जो है वो ग्लूकोज को भी साथ ही मूव करवाएगा, जो कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन के अंदर आएगा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो सेल क्या कहता है कि इट यूजेस द स्टोर्ड एनर्जी इन दैट सोडियम ग्रेडियंट विदाउट डायरेक्टली यूजिंग एटीपी। अब देखो यहाँ कोई एटीपी यूज नहीं हुआ, बल्कि जो सोडियम ग्रेडियंट के अंदर एनर्जी थी, जो कि एटीपी को यूज करके बनाई गई थी, उसी के यूज करते करते साथ ग्लूकोज भी, मतलब एक एक तीर से दो शिकार। मतलब सेल जो है अब वो सोडियम को भी वापस सेल के अंदर ला रहा है इनसाइड द सेल, और उसी की एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक स्मार्ट यूजर है सेल, और वो एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो कि हमारे केस में सोडियम ग्रेडियंट है, उसको यूज करके ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो द सोडियम आयंस वांट टू कम बैक इनटू द सेल, व्हेन दे फ्लो इन they release energy and that energy can carry another molecule against its gradient, जो कि हमारे केस में क्या है, ग्लूकोज है। तो ये बहुत फेमस और बड़ी मजे की एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, के जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है उससे क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम, और सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ आ गया होगा कि प्राइमरी में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, और उसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की जो एनर्जी होती है, सेल उसको बैटरी की तरह यूज करता है और उसके थ्रू एक तीर से दो शिकार करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। पिछले वाले केस में सोडियम पोटेशियम पंप था और इसमें क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम से भी समझाती हूँ कि ये किस तरह से होता है, तो वहां आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने अब ये पूरी डायग्राम जो है ना वो इकट्ठी पेस्ट कर दी। अब ये देख लो बच्चों, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, एंटीमोटर है इसको हम बोलते हैं। देखो अब ये सोडियम्स जो है वो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, ये सोडियम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, इस तरफ दूसरी साइड पे देखो तो क्या बन गया, सोडियम ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब ये जो एस्टेब्लिश सोडियम ग्रेडियंट है, इसकी एनर्जी एज अ बैटरी यूज होगी, और साथ ही साथ दूसरी साइड पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो ग्लूकोज को लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये देख लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एक साथ ही सेल में हो रहे होते हैं। एक तरफ सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, ये देखो पर्पल कलर में सोडियम पोटेशियम पंप, और साथ ही साथ दूसरी तरफ सोडियम जो है उसके ग्रेडियंट से ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी साथ साथ चल रहे हैं। फर्क क्या है कि ये देखो बच्चों, यहाँ पर एटीपी की तरफ देखो, एटीपी डायरेक्ट यूज हो रहा है, इस केस में एटीपी नहीं यूज हो रहा, बल्कि जो सोडियम ग्रेडियंट है वो यूज, उसकी एनर्जी यूज की जा रही है टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनसाइड द सेल। तो अब आपको समझ आई कि ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये किस बेस पे डिफरेंट होती है। हमने पहले ये पॉइंट डिस्कस किया था कि क्या एटीपी डायरेक्ट यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा, ठीक है। तो इस बेस पे हम इनको डिफरेंस करते हैं। तो अब हम अगला कंटिन्यू करते
तो बच्चों अब हम थोड़े से ना सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। और बच्चों ये किस पे है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, टाइप वन, उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट, जिसका दूसरा नाम कोन ट्रांसपोर्ट भी होता है। और बच्चों इस केस में क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। आइदर दे मूव इनटू द सेल और बोथ आर मूव्ड आउट, मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ एग्जांपल देखो, डायग्राम की तरफ देखो बच्चों, सोडियम कहाँ जा रही है, इनसाइड द सेल, ठीक है। ये देख रहे हो हाई कंसेंट्रेशन सोडियम की, बाहर क्या है, हाई है, इनसाइड क्या है, लो है, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, इनसाइड द सेल जा रहे हैं। इसी तरह ग्लूकोज की बाहर लो है, अंदर हाई है, ग्लूकोज भी इनसाइड द सेल जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है, दोनों ही इनसाइड सेल मूव करें, इसलिए हम इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, सेम पोर्ट, ठीक है। तो जब भी दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। अगर हम बात करें डिफरेंट डायरेक्शन की तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट, के जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अगर ये देखो, अगर एक सेल के अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा होगा। अब जैसे अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूं, अभी हमने पीछे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा, तो देखो पोटेशियम अंदर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, साथ ही उसके सोडियम अंदर आया तो कैल्शियम बाहर चला गया, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इन हार्ट मसल सेल। हार्ट मसल सेल्स के अंदर ये एग्जांपल होती है कि जब सोडियम बाहर ट्रांसपोर्ट होता है तो कैल्शियम जो है वो उसके साथ साथ आउटसाइड द ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। सोडियम एंटर्स द सेल एंड कैल्शियम इज पुश्ड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इट इज एंटी पोड, ठीक है। तो बच्चों ये जो एग्जाम क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इसको जरूर, जहां पर भी आप लोग नोट्स बना रहे हो ना बच्चों, इसको लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है उसको हम सेकेंडरी क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली यूज एटीपी, वो डायरेक्टली एटीपी को यूज नहीं करता। Instead, it uses the energy stored in the sodium gradient that the primary transport has created. इसीलिए हम सोडियम पोटेशियम पंप को क्या कहेंगे, एक ये जनरेटर की तरह काम करता है कि ये सोडियम बैटरी की जो है वो बनाता है। और जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है वो एक डिवाइस है दैट यूजेस स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये मैंने टेबल की फॉर्म में भी यहाँ पर इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए समझना, रिमेम्बर करना और नोट्स बनाना बहुत आसान हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को एग्जाम में इसका फायदा हो। जल्दी जब जब हमने जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है ना, तो तब ये जो टेबल्स होते हैं बच्चों यही काम आते हैं। तो इसी वजह से मैं मोस्टली जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो टेबल की शक्ल में बनाती हूँ ताकि आप एक ही प्लेस पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में जाने से पहले या टेस्ट देने से पहले उसको फटाफट रिवाइज कर लो। फिर बच्चों हमारे पास आती है थर्ड टाइप, जिसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, और इसका सेकंड नेम क्या है, वेजिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों में हर जो नेम होता है ना उसके आगे उसके सेकंड थर्ड नेम भी इसीलिए बताती हूँ ताकि पेपर में या कहीं पर अगर आप किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये वेजिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली वो बल्क ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी ट्रांसपोर्ट लिखा है तो कई जगहों पे लिखा होता है एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इतना होलसम बनाऊं कि जब आप कहीं से भी पढ़ें तो आपको फर्क पता हो और ये चीज पता हो कि ये एक ही बात है, ठीक है। तो इन एडिशन प्राइमरी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वेसिकल्स, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स बच्चों इतने बड़े साइज होते हैं कि उनको सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिक्वायर होते हैं, वेसिकल्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी फॉर वेसिकल फॉर्मेशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ना ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है, समझने वाला है। फिर उसके आगे एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, और फिर एंडोसाइटोसिस की भी टाइप्स हैं, तो उसे हम फिर लेक्चर नंबर 15 में जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल। और अगर आप लोग बल्क ट्रांसपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 16 है उसे देखो। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।